Good morning, my dear student. This is Ramesh Soni, and today we are going to start with our हिंदी फास्ट ट्रैक. आज हम अपना हिंदी फास्ट ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं. सर, हिंदी फास्ट ट्रैक कितने आवर्स का होगा बाबा? विल बी ट्राइंग कि हम अपना क्लास अराउंड 80 आवर्स में कंप्लीट करें, जिसमें अराउंड 15 आवर्स का कस्टम रहेगा. तो सर पहले सिलेबस से बात करते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस, सिलेबस में क्या क्या चीज रहने वाली है? सिलेबस में क्या क्या चीज रहने वाली है? सर पहले हम जीएसटी सीखेंगे. सर हिंदी फास्ट ट्रैक में आप जीएसटी तो सिखाओगे, करेक्ट. सेकेंड थिंग, हम कस्टम्स करने वाले हैं, प्लस हम एफटीपी भी करेंगे. एफटीपी का एक क्विक वीडियो रहेगा. एट द लास्ट हम लोग एफटीपी भी करेंगे. जीएसटी अराउंड 65 आवर्स का रखेंगे. कस्टम्स एंड एफटीपी हम अराउंड 15 आवर्स का रखेंगे. एंड विल ट्राई कि हम अपना क्लास 80 आवर्स में कंप्लीट कर दे. 80 आवर्स का फास्ट ट्रैक है. 80 आवर्स में हम ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का. सर एग्जाम में जीएसटी का वेटेज कितना रहता है? एग्जाम में व्हेन यू सी मार्क्स वाइज अगर आप देखोगे, ये तो हमारा क्लास का आवर्स हो गया कि हम कितने आवर्स में कंप्लीट करेंगे. 65 आवर्स में अराउंड जीएसटी कंप्लीट करेंगे. 15 आवर्स में अराउंड कस्टम्स एंड एफटीपी कंप्लीट करेंगे. सर मार्क्स कितने आने वाले हैं? जीएसटी इज कम्स इन द एग्जाम फॉर अराउंड 75 मार्क्स. जीएसटी एग्जाम में 75 मार्क्स के लिए आता है. कस्टम्स एंड एफटीपी अराउंड 25 मार्क्स के लिए आता है, राइट. सर अपना फोकस किस पे रहेगा? अपना फोकस जीएसटी और कस्टम दोनों पे रहेगा. पहले मैं आपको जीएसटी अच्छे से समझाऊंगा. एक बार जीएसटी खत्म हो जाता है, उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे कस्टम्स में, राइट. और उसके बाद लास्ट में एफटीपी क्विकली ओवरव्यू कर लेंगे. नाउ एफटीपी कितने का आता है? सर अराउंड 5 मार्क्स का आता है, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा कि एटलीस्ट हम 3 मार्क्स तो ऑब्टेन कर ही ले. बाबा 5 आ गए तो वेरी गुड, 5 नहीं आए तो एटलीस्ट 3 तो आ ही जाएगा एफटीपी में, राइट. लेकिन आई विल टेल यू वन थिंग, आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें आपको जीएसटी और कस्टम्स बहुत अच्छे से आना बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर जीएसटी और कस्टम्स आता है, उसके बाद एफटीपी डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करेगा, राइट. लेकिन फिर भी मैं आपको एफटीपी का एक क्विक ओवरव्यू देके चलूंगा एट द एंड ऑफ द क्लास, राइट. तो सर ये हमारा सिलेबस हो गया. 75 मार्क्स जीएसटी, 25 मार्क्स अपना कस्टम्स एंड एफटीपी हो गया, राइट. नाउ सर क्लास जब पढ़ रहे होंगे तो बुक्स क्या क्या रहेंगे? नंबर वन टेक्स्ट बुक रहता है, जो आप लोगों के पास ऑलरेडी होगा. मेरा चार्ट मास्टर्स टेक्स्ट बुक, दिस द टेक्स्ट बुक विच इज देयर. सर बहुत मोटा लग रहा है. बाबा मोटा तो हो गई, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्ट, रूल्स, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है. बाबा मोटा है, लेकिन टेंशन नहीं है. इट विल नॉट बी ए वरी एट ऑल, क्योंकि मैं इसको मोस्टली 90% कवर कर लूंगा क्लास में. जब मैं पढ़ा रहा हूंगा, जब हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, ऑलमोस्ट अराउंड 90% कवर हो जाएगा. टेक्स्ट बुक कवर नहीं होगा, लेकिन टेक्स्ट बुक में जो कंटेंट है वो मैं सारा बोल चुका हूंगा. तो आप घर जाके अगर अपना टेक्स्ट बुक खोल के पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सर ने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर लिया है क्लास में. नाउ द सेकेंड बुक विच विल हैव which you guys have, आपके पास जो है अभी, वो है Q&A मटेरियल. सर Q&A मटेरियल, यस बाबा, ये हमारा Q&A मटेरियल है. ओके. एंड द थर्ड बुक जो हमारे पास रहेगा वो है हमारा चार्ट बुक. सर वर्जन 5. पहले मैं आपको चार्ट बुक के बारे में बताता हूं. सर चार्ट बुक, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ द चार्ट बुक? बाबा चार्ट बुक अगर आप देखोगे तो मैंने अराउंड ये जो 700 पेजेस का अपना टेक्स्ट बुक था, उसको मैंने कंप्रेस किया अराउंड 88 पेजेस में, ताकि 1 डे बिफोर द एग्जाम आपको कोई टेंशन नहीं हो, ये बुक खोलने का टेंशन नहीं रहे. आप चार्ट बुक खोलो, फटाफट पढ़ो. सर चार्ट बुक ऐसा रहेगा, राइट. सो फॉर एन एग्जांपल, अगर चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 को मैंने इतना कंप्रेस कर दिया है कि उसको मैंने एक पेज में डाल दिया है. अब अगर आप ये चार्ट बुक से एक बार पढ़ लेते हो, उसके बाद आप अपना टेक्स्ट बुक में जाओगे तो आपको लगेगा कि सर बहुत ईजी है टेक्स्ट बुक. आर वी क्लियर? उसके ऊपर से मैंने क्या किया, चार्ट में हर जगह एक क्वेश्चन मार्क्स डाल दिए है. ये वो क्वेश्चन मार्क्स हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं या एग्जाम में आने वाले पॉइंट्स है. तो चार्ट बुक में भी स्पेशली मैंने डाला है कि कौन सा पॉइंट्स आपको मिस नहीं करना है, राइट एवरीवन. तो सर पहले टेक्स्ट बुक है. सर टेक्स्ट बुक जो है आपको याद रखना है, इट इज कंप्लीटली अपडेटेड फॉर May 2021 एग्जाम. सर कंप्लीटली अपडेटेड मतलब आपका आईसीआई ने एक नवंबर 20 में अपना मटेरियल रिलीज किया था. आईसीआई ने अपना अमेंडेड मटेरियल नवंबर 20 में रिलीज किया था, विच वाज एप्लीकेबल फॉर May 21. सर आईसीआई का मटेरियल हमें फिर पढ़ना पड़ेगा जब आपकी क्लास हो जाएंगे? नहीं बाबा, नहीं पढ़ना पड़ेगा. आईसीआई की जितने मटेरियल में जो भी है मैंने चेक करवाया है. वी हैव एवरीथिंग विच इज देयर इन आवर बुक.
तो ऐसा नहीं है कि मेरी क्लास खत्म होने के बाद आपको आईसीआई का मटेरियल पढ़ना पड़े। नो बाबा नो, आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, सब कुछ मेरे बुक में इनकॉर्पोरेटेड है। तो इन माय टेक्स्ट बुक एवरीथिंग हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, राइट। सेकेंडली सर, ये जो Q&A मटेरियल है बाबा, Q&A मटेरियल में भी इट इज कंप्लीटली अपडेटेड फॉर May 2021 एग्जाम्स। आर वी क्लियर सर? नवंबर 20 में आईसीआई ने अपना टेक्स्ट बुक रिलीज किया था। बेसिकली उन्होंने अपना मटेरियल रिलीज किया था, उसमें उन्होंने बहुत सारे नए इलास्ट्रेशन डाले हैं। बाबा अगर आप मेरा Q&A मटेरियल देखोगे, जो Q&A मटेरियल नवंबर 20 के लिए आया था ना, उसमें भी वो सारे क्वेश्चंस थे जो आईसीआई ने अभी डाले हैं। कैसे सर? आईसीआई ने जो अभी क्वेश्चंस डाले हैं, बेसिकली दोज आर अपडेटेड वर्जन ऑफ द सीबीआईसी एफएक्यूज। जो सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के एफएक्यूज आते हैं, उसी को आईसीआई ने थोड़ा अमेंड करके, अपग्रेड करके आपके Q&A मटेरियल, आपके स्टडी मटेरियल में इनकॉर्पोरेट किए हैं। वो मेरे नवंबर 2020 के मटेरियल में भी ऑलरेडी थे, Q&A मटेरियल में। और मैंने क्या किया है, अभी जब मैंने मटेरियल बनाया तो मैंने Q&A मटेरियल में अगर आप जाके देखोगे तो फॉर एन एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, मैंने आइटैलिक्स डाल दिया है। जहां भी आप Q&A मटेरियल में देखोगे कि आइटैलिक्स है, मतलब वो आईसीआई स्टडी मटेरियल, नए स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। तो बेसिकली ये सीबीआईसी एफएक्यू तो पहले से था ही, अब उसको आईसीआई ने भी अपने स्टडी मटेरियल में इनकॉर्पोरेट कर लिया है। तो जब ये सीबीआईसी एफएक्यू था तो मैंने ऑलरेडी अपने बुक में डाला था। अभी सर ये आईसीआई के बुक में भी आ गया है, तो मैंने इसके साइड में रेफरेंस डाल दिया है कि आईसीआई स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। आप अगर देखोगे ये क्वेश्चन, ये सीबीआईसी एफएक्यू पहले से था, अभी इसको आईसीआई ने अपने स्टडी मटेरियल में भी इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो मैंने आइटैलिक्स में लिख दिया है। ये ऊपर वाला सीबीआईसी एफएक्यू है, इसको आईसीआई ने अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। आर वी क्लियर? तो सर ये नहीं पढ़ना पड़ेगा बाबा, पढ़ के जाइए ना, पढ़ोगे लिखोगे तभी तो बड़े आदमी बनोगे, राइट बाबा। क्वेश्चन आंसर्स वी हैव टू गो अहेड एंड डू। हम अपना क्वेश्चन आंसर्स जितना हो सके उतना ज्यादा करेंगे। मैंने अपने Q&A मटेरियल में आईसीआई का क्वेश्चन आंसर्स, सर आईडीटीसी इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी का कुछ एफएक्यूज डाला है, मैंने सीबीआईसी एफएक्यूज का क्वेश्चन डाला है, नवंबर 2020 का आईसीआई का अमेंडेड मटेरियल का क्वेश्चन डाला है, सर मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन डाला है, सीएस प्रोफेशनल एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डाला है, आईसीडब्ल्यूआई फाइनल के क्वेश्चन डाले हैं। बाबा ये Q&A कंपाइलर 700 पेजेस का जरूर है, बट इट इज ए वन स्टॉप सोल्यूशन जिसमें आपको सब कुछ प्रैक्टिस करने मिल जाएगा। अगर आप इस Q&A मटेरियल को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हो तो बाबा एग्जाम में कोई टेंशन होने वाला नहीं है। सर एमसीक्यूज, यस बाबा, आफ्टर एवरी चैप्टर मैंने एमसीक्यूज भी डाले हैं। तो अगर समझ लीजिए चैप्टर नंबर 1 है, इसके लास्ट में जाओगे तो एमसीक्यूज भी डाले हैं मैंने। सर केस स्टडी एमसीक्यूज, लास्ट चैप्टर ऑफ द Q&A मटेरियल में मैंने कुछ केस स्टडी एमसीक्यूज भी डाले हैं। आर वी क्लियर एवरीवन? तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो टेक्स्ट बुक है वो कंप्लीटली अमेंडेड है, आपको कहीं और नहीं जाना है, मेरा टेक्स्ट बुक पढ़ लिया हो गया। सर Q&A मटेरियल बाबा वन स्टॉप सॉल्यूशन है, सब कुछ मैंने इनकॉर्पोरेट किया है, राइट एवरीवन? तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ रिसेंटली आईसीआई ने कुछ एमसीक्यूज रिलीज किए हैं, वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं है अभी। रिसेंटली आई थिंक 10-15 डेज के बिफोर आईसीआई ने कुछ एमसीक्यूज रिलीज किया अपने पोर्टल पे, बाबा वो वहीं से करना पड़ेगा, वो मैंने इनकॉर्पोरेट नहीं किया क्योंकि मटेरियल बहुत पहले आ चुका था। नेक्स्ट सर चार्ट बुक, बाबा चार्ट बुक 88 पेजेस का चार्ट बुक है। इफ यू हैव द चार्ट बुक विथ यू गाइस, आपको चार्ट बुक ऐसा दिखाई दे रहा होगा, राइट? इट्स एन 88 पेजेस का चार्ट बुक विच इज देयर। तो जो 700 पेजेस का टेक्स्ट बुक है और जो Q&A मटेरियल है, मैंने ट्राई किया है कि हर जगह मैं सब कुछ मैं कंप्रेस करके डालूं, और Q&A मटेरियल का क्वेश्चन मार्क्स भी मैंने प्लेस किया है कि ये पॉइंट्स है जो आपको मिस नहीं करने हैं एग्जाम के लिए। आर वी क्लियर एवरीवन? तो बाबा इतना मैंने कोशिश किया है। सर अब अपना जो अप्रोच रहेगा, तो ये मैंने आपको बता दिया बुक्स के बारे में। पहले मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया। सर सिलेबस 75 मार्क्स जीएसटी रहेगा, 25 मार्क्स कस्टम रहेगा, अपना फोकस जीएसटी एंड कस्टम्स दोनों रहेगा, टेंशन नहीं है। सेकेंडली सर टेक्स्ट बुक Q&A चार्ट बुक कंप्लीटली अमेंडेड है फॉर आर May 21 एग्जाम। अगर कुछ अमेंडमेंट्स है तो वो भी इनकॉर्पोरेटेड है। सारे अमेंडमेंट्स मैं क्लास में डिस्कस करूंगा एंड बाबा कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ओके सर। सर थर्ड थिंग बता दीजिए आप, क्या बताऊं अभी? सर अमेंडमेंट्स, बाबा अमेंडमेंट्स अगर आप बोलोगे, कैन यू टेल मी कि May 21 में अगर आप एग्जाम लिख रहे हो, May 2021 में अगर आप एग्जाम लिख रहे हो, तो आपको अमेंडमेंट कब तक की एप्लीकेबल रहती है? आपको अमेंडमेंट्स अप टू 31 अक्टूबर 2020
20 एप्लीकेबल होती हैं, राइट। सो इसके पहले जो भी एक्ट में चेंजेस आया है, जो भी रूल्स में चेंजेस आया है, जो भी सर्कुलर्स आए हैं, जो भी नोटिफिकेशंस आए हैं, सर सारे मैंने अपने मटेरियल में इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तो सर मेरा एग्जाम मई 2021 में है। अगर आपका एग्जाम मई 2021 में है तो बाबा ये जो बैच आप देख रहे हो ये कंप्लीटली अमेंडेड है फॉर मई 2021 एग्जाम। मतलब सर 31 अक्टूबर तक की जितने अमेंडमेंट्स है सारे इनकॉर्पोरेटेड है इस बैच में। आर वी क्लियर? बट सर मैंने आपका फास्ट ट्रैक लिया है, लेकिन मेरा एग्जाम नवंबर 21 में है। सर मेरा एग्जाम है नवंबर 2021 में। सर अगर मेरा एग्जाम नवंबर 2021 में है तो मैं क्या करूं? सर 31 अक्टूबर 2020 के बिफोर के चेंजेस तो मैं आपको अभी पढ़ा के चलूंगा। सर आफ्टर 31 अक्टूबर अप टू 30th अप्रैल 2021 के चेंजेस आपको एप्लीकेबल हो जाएंगे, बिकॉज आईसीआई बोलता है एग्जाम के 6 महीने पहले जो भी चेंजेस आए हैं वो आपको एग्जाम में एप्लीकेबल होते हैं। तो सर नवंबर 2021 में अगर मेरा एग्जाम है तो टिल 30th ऑफ अप्रैल जो भी अमेंडमेंट्स है वो आपको एप्लीकेबल होंगी। लेकिन मैं अभी आपको अप टू 31 अक्टूबर के अमेंडमेंट्स पढ़ा रहा हूं। तो सर यहां पे जो एक्ट, रूल्स, सर्कुलर, नोटिफिकेशंस आएंगे उनका क्या सर? उनको बाबा मैं इनका एक स्टैट्यूटरी अपडेट मटेरियल बनाऊंगा और मैं अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। प्लस मैं अपने वेबसाइट में अंडर फ्री रिसोर्सेज अपलोड करूंगा, प्लस मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं वीडियो भी अपलोड करूंगा, तो आपको ये अमेंडमेंट्स मिल जाएंगी, राइट एवरीवन। तो सर अगर मेरा एग्जाम मई 2021 में है तो आपको कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये बैच कंप्लीटली अमेंडेड है फॉर मई 2021 एग्जाम। टेक्स्ट बुक, Q&A, चार्ट बुक सब कुछ अब अमेंडेड है। लेकिन सर अगर मेरा एग्जाम नवंबर 2021 में है तो सर तो भी आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। फ्रॉम 31 ऑफ अक्टूबर अप टू 30th ऑफ अप्रैल जो भी चेंजेस आएंगे उनका मैं एक स्टैट्यूटरी अपडेट मटेरियल बनाऊंगा। वो मटेरियल आपको मेरे वेबसाइट में अंडर आवर सर्विसेज फ्री रिसोर्सेज में अवेलेबल होगा। वो अमेंडमेंट मटेरियल को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे यूट्यूब में मैं रिविजनरी नॉट रिविजनरी अमेंडमेंट वीडियो डालूंगा, वो अमेंडमेंट वीडियो देख लीजिएगा, बाबा टेंशन खत्म, राइट एवरीवन। तो उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। इफ यू हैव टेकन माय क्लासेस फॉर मई 2021 और यू हैव टेकन माय क्लासेस फॉर नवंबर 2021, बाबा एक ही काम करना है आपको, जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय द क्लास, करेक्ट एवरीवन। आंख, नाक, कान सब खुले रखने हैं और क्लास एंजॉय करना है बस, राइट एवरीवन। तो हियर वी आर डन विद द अमेंडमेंट पार्ट। नाउ सर अब क्लास स्टार्ट करते हैं, राइट? यस सर, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं एवरीवन। नाउ द फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू लर्न, आप मेरे को बताइए, मैं जीएसटी का फ्लो का बात करता हूं कि सर अगर जीएसटी लगना है, ओके सर अपना अप्रोच क्या रहेगा? सर कैन यू प्लीज टेल कि अपना अप्रोच क्या रहेगा, हम कैसे स्टार्ट करेंगे पढ़ना? बाबा अपना अप्रोच रहेगा कि हमारा बेस मटेरियल हमेशा चार्ट बुक रहेगा, क्योंकि यही आपको यूज करना है 1 डे बिफोर द एग्जाम। तो मेरा बेस मटेरियल जो रहेगा वो चार्ट बुक रहेगा। मैं चार्ट बुक से आपको सब कुछ समझा के चलूंगा क्विकली। उसके बाद अगर टाइम रहेगा तो हम लोग टेक्स्ट बुक में जाएंगे। टेक्स्ट बुक में आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा कि मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा पॉइंट है जो आपको एडिशनली कवर करना है। देखिए चार्ट बुक कंटेन्स एवरीथिंग, ऑलमोस्ट 90% ऑफ योर सिलेबस, तो जो इंपॉर्टेंट है वो तो कवर हो ही जाएगा। बाई चांस अगर कोई सर्कुलर है और नोटिफिकेशन है जो मैं आपको टेक्स्ट बुक से कवर कराना चाहता हूं तो मैं आपको बोल दूंगा कि आप ये टेक्स्ट बुक में मार्क कर लीजिए, ये सर्कुलर नोटिफिकेशन आपको करना है। सर सर्कुलर नोटिफिकेशन चार्ट बुक में इंकॉर्पोरेटेड नहीं है बाबा। चार्ट बुक में भी मैंने अगर देखोगे तो सारे सर्कुलर्स डाल दिए हैं, सारे सर्कुलर्स का समरी डाल दिया है, लेकिन ये समरी आपको तभी समझ में आएगा जब हम टेक्स्ट बुक से जाके एक बार मेन सर्कुलर पढ़ लेंगे। मेन सर्कुलर एक बार पढ़ लेंगे तो आप आके जब समरी देखोगे आपको समरी समझ में आने लगेगा। तो मोस्ट ऑफ द सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन में चार्ट बुक में इनकॉर्पोरेटेड है, लेकिन जब भी हमें हेल्प चाहिए होगा अपना टेक्स्ट बुक का, हम टेक्स्ट बुक रेफर करेंगे और वापस आके अपने चार्ट बुक से स्टार्ट कर लेंगे क्लास। आर वी क्लियर? सर Q&A मटेरियल आप कराओगे? बाबा क्वेश्चन आंसर्स जितना हो सके मैं कोशिश करूंगा कराने का। मतलब आफ्टर एवरी चैप्टर गेट्स ओवर वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम Q&A मटेरियल सॉल्व करें, कुछ क्वेश्चंस एटलीस्ट करें फ्रॉम ए चैप्टर। बट क्या होता है 80 आवर्स में डूइंग ए फास्ट ट्रैक इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं बहुत सारे Q&A करा सकूं। देखिए Q&A इज द की टू सक्सेस। अगर आपको पास होना है तो आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही करना है, लेकिन आप क्वेश्चन आंसर तभी कर पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट आएगा। और बाबा मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लास में एकदम क्लियर करके दूंगा।
सर रेगुलर बेस में आप 150 घंटे पढ़ाते हो, फास्ट ट्रैक में सिर्फ 80। बाबा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आई नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। क्वालिटी हमेशा सेम रहता है। वहां 5 रिपीटेशन हो जाते हैं तो यहाँ 3 या 2 रिपीटेशन होते हैं। आर वी क्लियर एवरीवन? तो टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। हम ट्राई करेंगे कि अराउंड, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि अराउंड 90% ऑफ द सिलेबस में कवर करूं क्लास में। सर 10% जो है बाबा, 10% जो है वो अगर आप देखोगे ना बुक में तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो टोटल बकवास है। तो 90% ऑफ द सिलेबस विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्जाम मैं कवर करूंगा। जो रिमेनिंग 10% है वो सर आप पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ोगे तो भी Q&A मटेरियल अच्छे से सॉल्व कर लेना, बस टेंशन खत्म। आर वी क्लियर एवरीवन? तो सर क्वेश्चन आंसर्स हम कितने करने वाले हैं क्लास में? फर्स्ट ऑफ ऑल जो कवरेज रहेगा वो 90% रहेगा क्लास में। 90% मींस एब्सोल्युटली ऑल ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड, अदरवाइज जो बकवास चीजें हैं वो हम छोड़ देंगे। मतलब वो 10% ही बकवास है जो आपको घर पे पढ़ लेना है एक बार पढ़ने का मन हो तो। सर Q&A कितना कराओगे? बाबा Q&A जितना हो सके कराऊंगा, राइट, बट आई विल नॉट अश्योर यू, आई ट्राई माई बेस्ट कि आप आफ्टर एवरी चैप्टर हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स अपने बुक से करें। आफ्टर एवरी चैप्टर कुछ क्वेश्चंस अपने बुक से करें। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो रहेंगे वो अपने Q&A मटेरियल से मैं जरूर कराऊंगा। 100% कवरेज ऑफ द Q&A मटेरियल इज नॉट पॉसिबल इन द फास्ट ट्रैक, लेकिन आई विल अश्योर यू कि आफ्टर मेरी एक चैप्टर मैं खत्म करता हूं उसके बाद अगर आप Q&A मटेरियल देखो और उसको सॉल्व करो तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, प्रोवाइडेड आप तभी करो जब मैं चैप्टर खत्म कर चुका हूं। आप बोलोगे सर मैं 1 महीने के बाद अपना Q&A मटेरियल खोलूंगा, जब एग्जाम आने वाला है तो आप सब कुछ भूल चुके होगे। Always remember one thing, revising and practicing is the key to success in the exam। आपको रिवाइज करते रहना है, आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते रहना है। सर टेक्स्ट बुक जब भी रेफर करना हो, डिक्शनरी हम कब रेफर करते हैं? जब कोई क्वेश्चन, कोई चीज का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा हो। कोई चीज का अगर मीनिंग समझ में नहीं आ रहा हो तो टेक्स्ट बुक इज द रेफरेंस मटेरियल। जाइए, देखिए, वापस आ जाइए चार्ट बुक में। चार्ट बुक हैज टू बी ए वन स्टॉप सोल्यूशन। बाबा हमेशा याद रखिए, चार्ट बुक के लिए एक परमानेंट मार्कर अपने हाथ में हमेशा रखिए जब आप क्लास कर रहे हो। जो भी मैं एडिशनल चीज बोलूं ना, ऊपर नीचे लिख लेने का, ऊपर नीचे इधर उधर लिख लेने का, ताकि 1 डे बिफोर द एग्जाम टेक्स्ट बुक, डिक्शनरी कौन खोलता है एग्जाम के पहले? करेक्ट, टेक्स्ट बुक खोलने का जरूरत नहीं पड़े, चार्ट बुक से पढ़ो, चैप्टर क्लोज। आर वी क्लियर एवरीवन? नाउ चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करेंगे जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन से, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं रिलेटिंग टू अप्रोच। क्या रहेगा? मैंने बोला हमारा बेस मटेरियल चार्ट बुक रहेगा, टेक्स्ट बुक रेफरेंस मटेरियल रहेगा। तो पहले हम चार्ट बुक से पढ़ लेंगे, अगर कुछ रेफर करना होगा तो टेक्स्ट बुक से रेफर कर लेंगे, और फिर Q&A मटेरियल से कुछ क्वेश्चन आंसर्स जरूर सॉल्व करेंगे जो कॉन्सेप्चुअल रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स होंगे। राइट एवरीवन? चलिए, इतना होने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपने जीएसटी से। आई विल गो अहेड एंड डिस्कस द बेसिक फ्लो। बेसिक फ्लो समझते हैं। सर जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन जो चैप्टर मैंने आपको बोला है, ये बेसिक चैप्टर है। ये स्टार्ट करने से भी पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सर अगर जीएसटी लगाना है, व्हाट इज जीएसटी? सर सब बोलिए मेरे को, व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी? एवरीवन इन द क्लास स्ट्रेट एंड लिसन टू मी। सर जीएसटी का मतलब क्या है? सर पहले आप मेरे को बताइए। पहले आपको जानना पड़ेगा व्हाट इज गुड्स एंड व्हाट इज सर्विसेज। यस और नो? पहले आपको हमेशा जानना पड़ेगा कि व्हाट इज गुड्स एंड व्हाट इज सर्विसेज। आर वी क्लियर एवरीवन? व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स एवरीवन, एंड व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस? फॉर एन एग्जांपल, अभी मैं डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूं। फॉर एन एग्जांपल, आई हैव दिस रिमोट कंट्रोल विथ मी। नाउ इज इट गुड्स और इज इट सर्विस? मैं अगर आपसे पूछूं इज इट गुड्स और इज इट सर्विस, तो इट इज गुड्स। आप बोलोगे इट इज गुड्स सर। तो सर अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाना चाहते हो तो पहला चीज सर गुड्स या सर्विस होना बहुत जरूरी है। आर वी क्लियर? अगर आप जो कर रहे हो या आप जो सामान सेल कर रहे हो वो अगर गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता है तो सर उस पर जीएसटी नहीं आ सकता है। तो पहला चीज आपको हमेशा देखना है जीएसटी लगाने से पहले कि सर जो मैं कर रहा हूं वो सर्विस है क्या, या जो मैं अब आइटम सेल कर रहा हूं वो गुड्स है क्या? क्योंकि अगर सर वो गुड्स या सर्विसेज नहीं है तो उसको बाहर फेंक दीजिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स उस पर नहीं आ सकता है। तो हमेशा पहला चीज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाने के लिए सर अगर कोई आइटम गुड्स एंड सर्विसेज है तो ही हम आगे बढ़ेंगे, अगर गुड्स एंड सर्विस नहीं है तो सर आउट। इट इज नाइदर गुड्स नॉर सर्विस, तो सर आउट हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल आई विल टेल यू, सिक्योरिटीज, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स,
गवर्नमेंट, आप जब डेफिनेशन पढ़ोगे आप देखोगे कि गुड्स की डेफिनेशन और सर्विसेज की डेफिनेशन से बाहर निकाल के फेंक दिया है सिक्योरिटीज को, शेयर्स को। तो शेयर्स पे जीएसटी नहीं लगता है। तो आप नहीं बोल सकते हो शेयर्स गुड्स है उस पे जीएसटी लगेगा। नहीं बाबा, नहीं लगेगा। क्यों सर? क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज का डेफिनेशन से उसको बाहर फेंक दिया गया है। तो पहले आपको वो अगर समझ लो, मैं सिक्योरिटीज बेच रहा हूं तो मेरे को ध्यान रखना है सिक्योरिटीज इज नाइदर गुड्स नॉर सर्विस, और उस पर जीएसटी नहीं आ सकता है। आर वी क्लियर एवरीवन? चले आगे। बाबा पहले 2-3 क्लास हम बहुत स्लो जाएंगे ताकि अपना फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए। एक बार फाउंडेशन स्ट्रांग है, द बिल्डिंग विल कम अप वेरी इजीली। कैन वी गो अहेड एवरीवन? यस सर। सर गुड्स एंड सर्विस, तो अगर कुछ गुड्स एंड सर्विस नहीं है सर, इट इज नाइदर गुड्स नॉर सर्विस। फॉर एन एग्जांपल व्हाट? सिक्योरिटीज, तो सर आउट हो जाएगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन सर मैं सेल कर रहा हूं, मेरे पास एक मोबाइल फोन है, जस्ट बिकॉज मेरे पास एक मोबाइल फोन है आप जीएसटी लगा दोगे क्या? मेरे पास एक मोबाइल फोन है, गुड्स है, गुड्स है कुशल, गुड्स है? यस बाबा एवरीवन, वी डोंट हैव एनीवन इन द क्लास ओवर हियर, बट आई हैव माय ओनली स्टूडेंट कुशल ओवर हियर, राइट? कोविड टाइम चल रहा है तो लाइव क्लासेस हमने कोई स्टूडेंट नहीं रखे हैं, बट कुशल इज ओवर हियर हु विल बी द ओनली स्टूडेंट इन द क्लास, राइट एवरीवन? यस कुशल। तो बाबा एवरीवन, आई विल बी इंटरेक्टिंग विद कुशल, आई विल आल्सो बी इंटरेक्टिंग विद यू गाइस। ओके सर, चलिए आगे। सर गुड्स एंड सर्विसेज, कुशल, तो सर अगर मैं बोलूं ये मोबाइल फोन गुड्स है, हाँ सर गुड्स है, तो आप जीएसटी लगा दोगे क्या? नहीं सर नहीं लगा दोगे। कैसे लगा दोगे? लगा दोगे जीएसटी? नहीं, आई विल हैव टू डू समथिंग विद द गुड्स। मैं आपको बेचूंगा, आई विल सेल यू द गुड्स। कुछ तो करना पड़ेगा ना गुड्स के साथ, तभी जीएसटी लगाओगे। आपके पॉकेट में मोबाइल फोन है, मैं जाके जीएसटी लगा दूं? एक दुकान में 1000 गाड़ियां खड़ी हैं, जीएसटी लगा दूं? तो what do you have to do with the goods? You will have to sell the goods. You will have to give the goods on lease. कुछ तो करना पड़ेगा वो गुड्स के साथ। उस कुछ को जीएसटी में बोलते हैं सप्लाई। जीएसटी में बोलते हैं सप्लाई। सर मैं रात को सो रहा हूं, आप मेरे को आके बोलोगे सर आप टीचर हो, आपको टीचिंग आता है, जीएसटी लगा दूं? मेरे को सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा, करेक्ट? मेरे को गुड्स सेल करना पड़ेगा। आर यू गाइज एबल टू अंडरस्टैंड? तो मेरे को गुड्स सेल करना पड़ेगा, मेरे को सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी जीएसटी आने वाला है। तो बाबा आपको हमेशा याद रखना है, ये जो गुड्स का सेल करना, सर्विसेज का प्रोवाइड करना, ये सब को हम लोग एक ही वर्ड से डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं सप्लाई। सर मेरे पास ये मोबाइल फोन है, जीएसटी नहीं लगेगा बाबा, मेरे को मोबाइल को सप्लाई करना पड़ेगा। आई विल हैव टू सेल इट, आई विल हैव टू गिव इट ऑन रेंट, आई विल हैव टू गिव इट ऑन लीज। कुछ तो करना पड़ेगा मोबाइल के साथ, तभी जीएसटी आएगा। आर वी क्लियर एवरीवन? सर्विसेज, मेरे को पढ़ाना आता है, जीएसटी लगा दोगे? नहीं बाबा, मेरे को सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी जीएसटी आएगा। उस प्रोवाइड करने को या उस सेल करने को, सेल वर्ड यूज नहीं करते हैं हम जीएसटी में। रेंटिंग हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम बोलेंगे गुड्स सप्लाई हो गया या सर्विस सप्लाई हो गया, तो सर जीएसटी आ जाएगा। आर वी क्लियर? फॉर एन एग्जाम्पल, रोड साइड में एक बच्चा सॉक्स बेच रहा है। एवरीवन प्लीज केयरफुली लिसन टू मी। रोड साइड में एक बच्चा सॉक्स बेच रहा है। सॉक्स क्या है? गुड्स। सर गुड्स तो हो गया। अब वो बच्चा सॉक्स बेच रहा है, तो सॉक्स बेच रहा है, बेचने एक्टिविटी को क्या बोलेंगे हम? सप्लाई। सप्लाई मतलब वो इवेंट जिसके कारण टैक्स आप पे इंपोज हो जाता है। देखिए हमेशा बात याद रखिएगा एवरीवन, there are two things which you will have to understand. GST is very easy, trust me, GST बहुत easy है, कुछ भी नहीं है GST में, it is very very easy subject, provided the teacher has gone ahead and tried his best to make it easy for you. Everyone over here, देखिए सर गुड्स और सर्विसेज मैं सप्लाई करूंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, रोड साइड में एक बच्चा है, वो सॉक्स बेच रहा है। सॉक्स बेच रहा है सर, तो सप्लाई हो गया। सप्लाई मतलब द टैक्सेबल इवेंट। द टैक्सेबल इवेंट, टैक्सेबल इवेंट मींस जो क्राइम किया आपने जिसके कारण जीएसटी आप पे इंपोज हो गया। तो सर हमेशा याद रखिएगा, टैक्स में दो चीजें होती हैं, पहला इंपोजिशन, सेकंड कलेक्शन। आप पे इंपोज होगा, आप पे टैक्स इंपोज होगा, और सर गवर्नमेंट फिर आपको बोलेगी, गवर्नमेंट हमेशा आपकी पार्टनर है। हमेशा याद रखिएगा, गवर्नमेंट जब भी आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपकी पार्टनर है। आपको हमेशा कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को देना है। जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप कलेक्ट करोगे, गवर्नमेंट को दोगे। गवर्नमेंट ने बोला अब ये बच्चा, मैं बच्चा हूं समझ लो, मैं रोड साइड में सॉक्स बेच रहा हूं, सॉक्स गुड्स है, मैं बेच रहा हूं, तो मैंने क्राइम भी कर दिया सप्लाई का।
मेरे पास जीएसटी इंपोज हो गया, मेरे ऊपर जीएसटी इंपोज हो गया, उसको बोलते हैं सर जीएसटी लेवीड। जीएसटी विल बी लेवीड, मतलब जीएसटी इंपोज हो गया, जीएसटी इंपोज हो गया मेरे ऊपर। अब जैसे ही मेरे ऊपर जीएसटी इंपोज हो गया, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को कलेक्ट करना है और देना है। लेकिन गवर्नमेंट भी आपके साथ पार्टनर तभी बनती है, गवर्नमेंट भी आपके साथ पार्टनर तभी बनती है जब आप थोड़ा अबव लेवल का बिजनेस कर रहे हो। मतलब आप समझ लो 5,000, 10,000, 20,000 का बिजनेस कर रहे हो, 1 लाख, 10 लाख का बिजनेस कर रहे हो, तो गवर्नमेंट बोलती है मैं छोटे लोगों के साथ पार्टनर नहीं बनने वाली हूं, मैं बनूंगा पार्टनर तो हमेशा मिनिमम लेवल। तो गवर्नमेंट बोलती है इट हैज टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाय यू। गवर्नमेंट ने मेरे को बोला रमेश तू सॉक्स बेच रहा है रास्ते के साइड में, मैंने रास्ते के साइड में सॉक्स बेचा हूं, तो गवर्नमेंट ने बोला रमेश जीएसटी तेरे ऊपर इंपोज हो गया, नाउ आई हैव टू कलेक्ट एंड पे ओनली इफ आई एम ए टैक्सेबल पर्सन। तो सर जब भी आप पे जीएसटी इंपोज हो गया, इंपोज तो सब पे होता है, जब भी आप गुड्स एंड सर्विस अप्लाई करोगे इंपोज हो जाएगा, लेकिन आपको कलेक्ट और पे तभी करना है जब आप एक टैक्सेबल पर्सन हो। तो सर नेक्स्ट स्टेप है कलेक्टेड एंड पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। सर टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है। अभी आप सोचिए जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है वही टैक्सेबल पर्सन होता है। डेफिनेशन कुछ और है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, समझ लिए। अभी तक सर आपने क्या समझा? रोड साइड में एक बच्चा था, वो सॉक्स बेच रहा था। सर सॉक्स था, बेचा उसने, सप्लाई हो गया, जीएसटी उस पे इंपोज हो गया। लेवी मतलब इंपोज हो गया, जीएसटी उस पे इंपोज हो गया। अब जीएसटी इंपोज हो गया तो बच्चा कलेक्ट करके पे करेगा क्या गवर्नमेंट को? अगर वो टैक्सेबल पर्सन है, गवर्नमेंट बोलती है अगर आपका टर्नओवर 20 लाख, फॉर एन एग्जांपल गवर्नमेंट बोलती है अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से नीचे है तो रमेश है मैं आपके साथ पार्टनर नहीं बनूंगी, आप क्या कलेक्ट करोगे, क्या दोगे, छोटे आदमी हो, ठीक है मैं आपसे कलेक्शन नहीं करवाऊंगी। तो बाबा वो छोटा बच्चा जो सॉक्स बेच रहा था वो ऐसे भी कलेक्ट करके देने वाला था क्या गवर्नमेंट को? तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है मेरे को नहीं चाहिए। बेटर जब नहीं मिले तो बोल दो नहीं चाहिए, ठीक है। तो इट हैज टू बी ओनली कलेक्टेड एंड पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। आर वी क्लियर? नाउ फॉर एन एग्जांपल, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सर्विस दे रहा हूं, सर्विस पढ़ा रहा हूं, तो सर्विस सप्लाई कर रहा हूं, मेरे ऊपर जीएसटी इंपोज हो गया। अब जैसे ही मेरा टर्नओवर 20 लाख क्रॉस होता है तो गवर्नमेंट बोलती है आप बड़े आदमी बन गए, अब आप कलेक्ट कीजिए और मेरे को दीजिए। आपको कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को देना है। सर अब मेरे को एक बात बताइए, मैं जो एक्टिविटी कर रहा हूं वो मैं अगर टैक्सेबल पर्सन नहीं हूं तो सर, अगर आप टैक्सेबल नहीं पर्सन नहीं हो, 20 लाख के नीचे हो तो बाहर हो गए। ऑल्दो जीएसटी मेरे ऊपर इंपोज हुआ था बट मेरे को लेके देना नहीं पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं हूं। आप टैक्सेबल पर्सन तभी बनते हो जब आपका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर चले जाता है। आप अभी 20 लाख का ही बात करेंगे, ओल्ड लिमिट्स भी हैं। आर वी क्लियर एवरीवन? चलिए, तो सर एक बात बताइए, मैं समझ लीजिए पढ़ा रहा हूं, सर्विस मैंने सप्लाई किया, मेरे ऊपर जीएसटी इंपोज हो गया, जीएसटी इंपोज हो गया, अब मेरे को कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा? मेरे को कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना है, मैं बोलूंगा पार्टनर मेरे को आपको देना है, तो गवर्नमेंट बोलेगा एक काम कर, कैलकुलेशन कर बाबा, तू कैलकुलेशन कर, जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई। मैंने जो ये सप्लाई किया उसका क्या वैल्यू था? वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ टैक्स। सो गवर्नमेंट मेरे को बोलेगी रमेश तूने इसको 10,000 में बेचा है, 10,000 तेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया। गवर्नमेंट बोलेगी कि मेरा पार्टनरशिप 18% रहेगा। देख बाबा, गवर्नमेंट बोली रमेश टीचिंग में मेरे को 18% पार्टनरशिप चाहिए, लेकिन क्योंकि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है तू कलेक्ट कर और मेरे को दे दे। तो मैं क्या करूंगा, इधर 18% जीएसटी मेरे को कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना है। आर वी क्लियर एवरीवन? तो मेरे को जीएसटी 18% कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना है। व्हेन आई हैव टू कलेक्ट 18%, मैं कस्टमर से कैसे कलेक्ट करूंगा? नहीं, मैं उसको इनवॉइस इशू करूंगा और उसे कलेक्ट करके दे दूंगा। ठीक है, उतना आगे नहीं जाएंगे। अब गवर्नमेंट जब ये मेरे को वेराइटी ऑफ रेट ऑफ टैक्स बोलती है, सर मेरे को एक बात बताइए, अभी तक हमने क्या समझा? हमने समझा कि मैं समझ लो ये मोबाइल बेच रहा हूं, गुड्स मैंने बेच दिया, सप्लाई, जीएसटी इंपोज हो गया, जीएसटी इंपोज हो गया। अब मैं क्या करूंगा?
जो कस्टमर है उससे कलेक्ट करूंगा जीएसटी और गवर्नमेंट को दूंगा। तो कलेक्टेड एंड पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन, मेरे को कलेक्ट करके देना है, लेकिन जब मैं कलेक्ट करूंगा तो मेरे को देखना है कि कौन से वैल्यू पे मेरे को कलेक्ट करना है इनटू रेट ऑफ टैक्स। फॉर एन एग्जांपल, मेरी शॉप में एक कस्टमर आया, मैंने उसको 10,000 रुपीज का मोबाइल बेचा, उसने मेरे को 2,000 रुपीज फॉर मोबाइल का कवर भी दिया, तो मैंने उसको 12,000 रुपीज चार्ज किया। अब मेरे को जीएसटी उससे 12,000 पे कलेक्ट करना है या 10,000 पे कलेक्ट करना है या 2,000 पे कलेक्ट करना है। तो गवर्नमेंट को बोलूंगा पार्टनर, हमेशा याद रखिए गवर्नमेंट आपका पार्टनर है, पार्टनर आप बताइए किस पे कलेक्ट करना है। तो गवर्नमेंट हम लोगों को वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में बताता है कि हमें जीएसटी किस अमाउंट पे कलेक्ट करना है, तो दैट विल बी टोल्ड इन द चैप्टर ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो गवर्नमेंट ने, समझ लीजिए मैंने मोबाइल फोन 10,000 में बेचा, तो गवर्नमेंट ने बोला 10,000 पे आपको लेना है। मैं बोलूंगा पार्टनर कितना लूं, तो गवर्नमेंट विल टेल मी कि रमेश 18% ले लो। अब अगर आप रेट देखोगे ना, तो रेट में भी 0% रेट है, 5% रेट है, 12% रेट है, 18% रेट है, 28% रेट है। मतलब गवर्नमेंट स्लैब्स बना दिया है। गवर्नमेंट बोल रहा है, मैं समझ लीजिए रमेश प्लास्टिक बैंगल्स बेच रहा है, प्लास्टिक बैंगल्स, तो रमेश बोल रहा है प्लास्टिक बैंगल्स, सिंदूर, ये सब पब्लिक नेसेसिटी का आइटम है। तो गवर्नमेंट बोल रहा है रमेश नहीं 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 नहीं, आप 0% कलेक्ट कीजिए, आप जीएसटी लीजिए ही मत। समझ लिया मैं प्लास्टिक बैंगल बेच रहा हूं तो मेरे को जीएसटी नहीं लेना है। क्यों बोल रहा है गवर्नमेंट? बोल रहा है रमेश एक्चुअली पब्लिक नेसेसिटी का आइटम जो ये सिंदूर बिंदी वगैरह है, ये सब हम लोग को अवेलेबल कराना पड़ेगा। करेक्ट, सिंदूर हो गया, बिंदी हो गया, ऑल दोस कुमकुम हो गया, ये सब पब्लिक नेसेसिटी का आइटम है। तो गवर्नमेंट बोल रहा है नहीं रमेश, मैं पापी नहीं बनूंगा, तुम जीएसटी कलेक्ट ही मत करो। व्हेन यू आर सप्लाइंग डोंट कलेक्ट जीएसटी। इस तीन चीजों को हम महंगा नहीं करेंगे। तो जिन चीजों को गवर्नमेंट देख रहा है पब्लिक नेसेसिटी का आइटम है, जिनको महंगा नहीं करना है, गवर्नमेंट बोल रहा है मैं 0% का पार्टनर हूं। मतलब गवर्नमेंट मेरा पार्टनर है, लेकिन गवर्नमेंट बोल रहा है रमेश कुछ भी कलेक्ट करके मत दे। आर वी क्लियर? जब गवर्नमेंट मेरे से कुछ नहीं ले रहा है तो मैं भी कस्टमर से कुछ नहीं लूंगा। कैन आई गो हेड? कुछ कुछ चीजों के लिए जिसपे गवर्नमेंट बोल रहा है पब्लिक नेसेसिटी की है, लेकिन गवर्नमेंट बोल रहा है कि 5% कलेक्ट करेंगे, उन पे गवर्नमेंट ने 5% रखा है। लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो पब्लिक नेसेसिटी के है, बेसिक नेसेसिटी के आइटम्स है, तो बेसिक नेसेसिटी के आइटम पे गवर्नमेंट ने 5% रेट रखा है। आर वी क्लियर? नेक्स्ट आता है 12% रेट। जो मेरा प्रोडक्ट है वो अगर किसी और कंपनी के लिए रॉ मटेरियल है, जो मैं बना रहा हूं वो अगर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है फॉर अनदर कंपनी, तो गवर्नमेंट ने रेट 12% रखा है। मैं जो आउटपुट दे रहा हूं वो अगर कोई और कंपनी का इनपुट है तो उस रेट में जनरली 12% आता है। कंज्यूमर गुड्स हम लोग जो खरीदते हैं, सर कंज्यूमर बाबा बकरा, हमेशा याद रखिएगा कंज्यूमर बकरा होता है बाबा ओनली फॉर क्लासरूम पर्पस। जो भी मैं बोल रहा हूं वो ओनली फॉर क्लासरूम पर्पस है। रियल लाइफ में कंज्यूमर इज द किंग। ठीक है, चलिए। तो कंज्यूमर जब भी कुछ खरीदता है, कंज्यूमर आइटम पे आप जनरली लिखोगे 18%। आप देखोगे अपने बिल पे 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी मोस्टली, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स पे गवर्नमेंट बोल रहा है रमेश कंज्यूमर से 18% लो और मेरे को दे दो। नाउ द नेक्स्ट इज 28%। 28% इज ए हाई रेट विच इज फॉर सिन आइटम एंड लग्जरी आइटम। तो सर कोई भी लग्जरी कार वगैरह है, सिन आइटम, टोबैको वगैरह है, वो सब पे गवर्नमेंट ने ट्राई किया है कि गवर्नमेंट हाईएस्ट रेट रखे, क्योंकि एनीवेज जो लग्जरी अफोर्ड कर सकता है वो हाई रेट ऑफ जीएसटी भी अफोर्ड कर सकता है। तो गवर्नमेंट बोल रहा है हम लोग सिन आइटम विच आर व्हाइट गुड्स पे, बेसिकली व्हाइट मतलब लग्जरी आइटम्स, लग्जरी गुड्स, सिन आइटम, टोबैको एक्सेट्रा पे गवर्नमेंट ने बोला है हम हाई रेट ऑफ टैक्स चार्ज करेंगे, तो भी लोग ये सब चीजें लेने वाले ही हैं। तो गवर्नमेंट बोल रहा है जब एक आदमी हाई लग्जरी आइटम खरीद सकता है तो हाई रेट ऑफ जीएसटी भी अफोर्ड कर पाएगा। तो गवर्नमेंट ने कुछ कुछ चीजों पे 28% रखा है। आर वी क्लियर एवरीवन? ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया रेट के बारे में। तो सर जब भी मेरे को जीएसटी कलेक्ट करना है, मैंने क्लास पे 18% जीएसटी कलेक्ट करना है। अब कुशल यहां बैठा हुआ है, मैंने कुशल को बोला कुशल 10,000 रुपए क्लास का प्लस 18% जीएसटी। तो कुशल ने बोला ठीक है सर मैं आपको दे दूंगा, लेकिन सर पहले मेरे को जीएसटी इनवॉइस चाहिए। मांगोगे या नहीं कुशल? हाँ मांगेंगे ना सर? तो कुशल बोलेगा सर एक काम कीजिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो भी आपने वैल्यू है, जो भी रेट लगाना है लगाइए सर। 10,000 रुपया उस पे 18% जीएसटी आप लगाने वाले हो, लगाइए सर, लेकिन मेरे को एक टैक्स इनवॉइस दे दीजिए सर। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा, बाबा मैं आपको चैप्टर के नेम बोल रहा हूं और चैप्टर के नेम में समझा रहा हूं कि चैप्टर का नेम का रेलेवेंस क्या है। तो सर कुशल बोलेगा सर मेरे को एक टैक्स इनवॉइस दे दीजिए। मैं कुशल को एक टैक्स इनवॉइस दे दूंगा। समझ ले मैंने कुछ कम कलेक्ट कर लिया तो मेरे को डेबिट नोट देना पड़ेगा।
अगर समझ लो मैंने कुछ ज्यादा कलेक्ट कर लिया तो मेरे को उसको क्रेडिट नोट देना पड़ेगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में सीखेंगे कि कब एक आदमी टैक्स इनवॉइस रेज करता है, क्या क्या टाइप के टैक्स इनवॉइसेस होते हैं, रिवाइज कर सकता है क्या, सर डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, वो सब हम समझेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो सर अभी तक बताइए क्या हुआ। मैंने सर्विस, ओके, मैंने गुड्स, मेरा मोबाइल फोन, मैंने गुड्स को सेल कर दिया, मतलब सप्लाई कर दिया, मेरे ऊपर जीएसटी इंपोज हो गया। अब जीएसटी इंपोज होने के बाद मेरे को जीएसटी कलेक्ट करना है। जब ये मोबाइल बेच रहा हूं जीएसटी कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को देना है, कलेक्टेड एंड पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट बोलती है सर अगर आप टैक्सेबल पर्सन नहीं हो तो बाहर निकल जाओ भाई, 20 लाख के नीचे हो तो कलेक्ट करके मत दो। जीएसटी इंपोज हो गया था लेकिन कलेक्ट करके नहीं देना है, क्यों? क्योंकि मैं टैक्सेबल पर्सन ही नहीं हूं, आई एम आउट। लेकिन सर कभी कभी क्या होता है पता है, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करती है, बोलती है पब्लिक इंटरेस्ट में आज से ये आइटम एग्जम्प्ट हो गया। रमेश, रेंट पे जीएसटी 18% है, आप टैक्सेबल पर्सन हो, आप कलेक्ट करके दोगे, लेकिन रेंट को आज से हम एग्जम्प्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू कर देती है। तो अगर कोई एग्जम्पशन भी आया हुआ है, इवन दो आप टैक्सेबल पर्सन हो, तो आप कलेक्ट करके मत दीजिए। क्यों? एग्जम्पशन है, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है। कैन वी गो अहेड? सर ये छोड़िए, अब मैंने मोबाइल बेचा, मोबाइल पे मैंने जीएसटी लीवी हो गया, सर मैं टैक्सेबल पर्सन हूं, अब मेरे को क्या करना है, कलेक्ट करके देना है। जब मैं कलेक्ट करूंगा तो सर क्या वैल्यू पे कलेक्ट करना है वो गवर्नमेंट बताएगा मेरे को। जनरली ये क्या होता है, ट्रांजेक्शन वैल्यू, क्या वैल्यू पे ट्रांजेक्शन हुआ। सर मैंने मोबाइल 10,000 में बेचा है, गवर्नमेंट एक रेट का नोटिफिकेशन इशू करती है, रेट नोटिफिकेशन खोलिए, उसमें देखिए आपके मोबाइल फोन पे कितना रेट आपको कलेक्ट करके देना है। सर 18% कलेक्ट करना है, तो बेसिकली मेरे को 1800 रुपीज जीएसटी कस्टमर से लेना है। अब मैं कुशल को बोलूंगा कुशल 1800 रुपीज दे दे बाबा, तो कुशल क्या बोलेगा, सर पहले आप इनवॉइस दे दो बाबा, करेक्ट? तो वो मेरे से इनवॉइस मांगेगा, यस और नो। तो मैं जब उसको इनवॉइस दूंगा, पहले मेरे को उसको इनवॉइस देना है, टैक्स इनवॉइस। कम कलेक्ट कर लिया तो डेबिट नोट देना पड़ेगा, ज्यादा कलेक्ट कर लिया तो क्रेडिट नोट देना पड़ेगा, वो हम समझेंगे उस चैप्टर में। अब क्या होगा, अब मैंने टैक्स इनवॉइस दे दिया, राइट? अब मैं अपना अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करूंगा। सर नेक्स्ट स्टेप आएगा जहां पे मेरे को गवर्नमेंट बोलता है रमेश आई डोंट ट्रस्ट यू, मैं आपको ट्रस्ट नहीं करता हूं, आप अपना अकाउंट्स मेंटेन कीजिए रमेश। तो गवर्नमेंट ने बोला रमेश आप अपना, सर मैं तो एकदम डिसेंट आदमी हूं सर, लेकिन फिर भी आप अपना अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन कीजिए। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स नेक्स्ट चैप्टर आएगा। और बाबा इसी के साथ एक और चीज आता है, जो मैंने कुशल को गुड्स बेचा है वो मेरे को कुशल को भेजना पड़ेगा ना। जब आप गुड्स भेजते हो ऑन द वे, जब आपका गुड्स जा रहा है ट्रक में, तो बाबा डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स खड़े रहेंगे। जब डिपार्टमेंट के ऑफिसर खड़े रहेंगे वो आपको बोलेंगे ई वे बिल दीजिए। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा ई वे बिल। सर ये ई वे बिल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। एक बिल मतलब डॉक्यूमेंट जो आपको ऑन द वे चाहिए होगा, जो आपको इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट करना है। एक डॉक्यूमेंट जो आपको ऑन द वे चाहिए होगा, जो आपको इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट करना है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। बाबा एक कंप्लायंस मैकेनिज्म है, गवर्नमेंट बोलता है जब भी आपका गुड्स का मूवमेंट हो रहा हो आपको एक ई वे बिल साथ में जनरेट करना है। कैसे जनरेट करूं सर? इलेक्ट्रॉनिकली। चलें, तो सर जब मैंने कुशल को गुड्स भेज दिया, उसके बाद अब जब कुशल को गुड्स भेज रहा हूं ऑन द वे, मेरे को एक ई वे बिल की जरूरत पड़ेगी और प्लस मेरे को अपने अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने हैं। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड ई वे बिल। आर वी क्लियर एवरीवन? चलें आगे। तो आप मेरे को बोलोगे अभी तक हमने क्या क्या सीखा? सर पहले गुड्स और सर्विस होना चाहिए। मेरे मोबाइल फोन है, सर खाली मोबाइल फोन पे जीएसटी लगा दोगे क्या? नहीं, मोबाइल फोन सप्लाई होना चाहिए। तो सर गुड्स एंड सर्विस अगर सप्लाई भी हो गया तो सप्लाई होते ही जीएसटी इंपोज हो जाएगा मेरे ऊपर। जैसे ही जीएसटी इंपोज हो गया मेरे को कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना है, कलेक्टेड एंड पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। सर अगर मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं हूं तो बाहर निकल जाइए, आपको जीएसटी कलेक्ट करके नहीं देना है। इंपोज था लेकिन कलेक्ट करके नहीं पे करना है। ओके सर। सर नेक्स्ट स्टेप, अगर मेरे को अगर मैं टैक्सेबल पर्सन हूं, मेरे को कलेक्ट करना है, पे करना है, लेकिन गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया है, गवर्नमेंट ने बोला एग्जाम बच्चों से कलेक्ट मत करो, तो मैं कलेक्ट नहीं करूंगा। सर अगर मेरे को कलेक्ट करना है तो मैं क्या वैल्यू पे कलेक्ट करूं? तो गवर्नमेंट बोलेगा जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ टैक्स। आपको कैलकुलेट करना है तो ये वैल्यू आपको गवर्नमेंट बताएगी, रेट ऑफ टैक्स आपको गवर्नमेंट बताएगा। आप कलेक्ट कीजिए। कैसे कलेक्ट करोगे? बाय इशूइंग ए टैक्स इनवॉइस।
अब गवर्नमेंट बोलेगी रमेश ये टैक्स इनवॉइस का आप अकाउंट्स रखिए, और रमेश जब आप गुड्स भेज रहे हो तो एक ई वे बिल जनरेट कीजिए। सर मैंने अकाउंट से रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लिया, गुड्स भेज भी दिया। कुशल एक बात बताइए, मेरा काम खत्म हो गया, मैंने गुड्स भेज भी दिया आपको। गवर्नमेंट बोलेगा रमेश कस्टमर के टुवर्ड्स काम तो खत्म हो गया, अब गवर्नमेंट मेरा गला पकड़ लेगा और बोलेगा योर लायबिलिटी टू पे जीएसटी हैज कम। अब मेरे को बाबा देख, मैंने सेल किया, इनवॉइस इशू किया, गुड्स भेज दिया, गवर्नमेंट बोलेगा रमेश व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, अब क्या वेट कर रहे हो, मेरा जीएसटी दे दो। तो गवर्नमेंट नेक्स्ट स्टेप पे मेरे को बोलेगा रमेश योर लायबिलिटी टू पे हैज कम, लायबिलिटी टू पे। अब मेरे को गवर्नमेंट को जीएसटी देना है, मैंने टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया, मैंने गुड्स भेज दिया, अब बाबा गवर्नमेंट बोल रहा है रमेश मेरा जीएसटी दे दे। तो बाबा माय लायबिलिटी टू पे जीएसटी हैज कम। इस चैप्टर का नाम इन जीएसटी इज टाइम ऑफ सप्लाई, इज टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब व्हेन योर टाइम हैज कम बैड, मतलब आपको जीएसटी देना पड़ेगा जब आपका बुरा वक्त आ गया है। टाइम ऑफ सप्लाई इज दैट टाइम, जब आपका बुरा वक्त आ गया है अब आपको गवर्नमेंट को जीएसटी देना पड़ेगा। बाबा आपने कलेक्ट किया, इनवॉइस इशू किया, गुड्स भेज दिया, अब क्या वेट कर रहे हो, अब गवर्नमेंट को जीएसटी देने का टाइम आ गया है। लायबिलिटी टू पे हैज कम एंड लायबिलिटी टू पे कम्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई। सर अब लायबिलिटी आ गया है, अब लायबिलिटी आ गया है तो आप क्या करोगे, आप जुगाड़ लगाओगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अपने घर से आ रहे थे ओला कैब में, ओला कैब ड्राइवर ने आपको बोला सर 200 रुपए, तो आप क्या बोलोगे, सर लायबिलिटी कितना है 200 रुपए, सुनिए पहले मैं देखूंगा मेरा उबर क्रेडिट है क्या, ओला क्रेडिट है क्या, सर मेरा पेटीएम में क्रेडिट है क्या, जो क्रेडिट है पहले वही यूज करूंगा, यस और नो। तो हमेशा याद रखिए जीएसटी में भी एक क्रेडिट होता है जिसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जब भी आपका लायबिलिटी आता है ना, समझ लीजिए आपका लायबिलिटी 200 रुपया है, तो जो भी आपने परचेजेस किए थे ना, गवर्नमेंट हमेशा बोलता है अगर आप मेरे पार्टनर हो, मैं गवर्नमेंट का पार्टनर हूं, गवर्नमेंट बोलता है रमेश आप अगर मेरे पार्टनर हो, आप जो भी परचेज करोगे ना उस पर जो भी जीएसटी दोगे उसका मैं क्रेडिट दूंगा आपको, जो भी आप परचेज करोगे उसका क्रेडिट देगा गवर्नमेंट मेरे को। तो उसको हम बोलते हैं ऑन माई इनपुट्स, जो भी मैं परचेज कर रहा हूं उस पर जो भी मैंने टैक्स दिया है उसका क्रेडिट मिलता है, उसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। समझ लीजिए मेरे पास 100 रुपया क्रेडिट था, लगाया जुगाड़, 100 रुपया क्रेडिट था, इनपुट टैक्स क्रेडिट। बाबा इनपुट पे जो मैंने टैक्स दिया है उसका मेरे को क्रेडिट मिलता है क्योंकि मैं गवर्नमेंट का पार्टनर हूं। आर वी क्लियर? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने यूज किया, उस इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज करने के बाद मेरे को 100 रुपए देने थे, तो सर एक काम कीजिए, पेमेंट कीजिए, पेमेंट ऑफ टैक्स कीजिए। एक बार टैक्स पे किया, अब आप रिटर्न फाइल कर दीजिए। तो सर क्या हुआ, लायबिलिटी आया 200 रुपए, लायबिलिटी पे करने के लिए मैंने क्या यूज किया, 200 रुपए पे करने के लिए मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज किया, रिमेनिंग अमाउंट मैंने क्या किया, पे किया और गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल कर दिया। बाबा देखिए आप जो ये कहानी है ना, सर मेरे को 200 रुपए देने थे, सर 100 रुपए मैंने क्रेडिट यूज किया, 100 रुपए मैंने आपको रिमेनिंग पे किया, ये आप कॉल करके बताओगे क्या? जस्ट इमेजिन crores of people are doing business in the country, करोड़ों लोग बिजनेस कर रहे हैं, हर शाम को हर महीना लोग फोन कर रहे हैं गवर्नमेंट मैंने को 200 रुपए देने थे, 100 रुपए मैंने डिडक्ट किए, 100 रुपए मैंने आपको पे किए, पॉसिबल है क्या गवर्नमेंट के लिए? तो गवर्नमेंट बोलता है देखिए मैंने एक स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट में आप सारा इंफॉर्मेशन दीजिए और मेरे को फाइल कर दीजिए, मेरे को जब टाइम मिलेगा मैं देख लूंगा, उसको बोलते हैं हम रिटर्न। तो मैं रिटर्न फाइल करूंगा, तो बेसिकली मेरा लायबिलिटी 200 रुपए आया, मैंने 100 रुपए का इनपुट टैक्स रेट यूज किया, फॉर एन एग्जांपल 100 रुपए मैंने पे किया और सर मैंने एक रिटर्न फाइल कर दिया। रिटर्न मतलब गवर्नमेंट को बता दिया कि भाई देख 200 रुपया देना था, 100 रुपया क्रेडिट था, 100 रुपया पे किया है और मेरा लायबिलिटी खत्म हो गया, तो ये गवर्नमेंट को एक रिटर्न देना है। तो रिटर्न बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट आप जानना चाहती है कि मैंने क्या परचेज किया, क्या सेल किया, क्या टैक्स कलेक्ट किया। तो बाबा जनरली क्या होता है, आप कॉल करके थोड़ी बताओगे, तो गवर्नमेंट बोल रहा है एक स्टेटमेंट मैंने दिया है, वो स्टेटमेंट में आप मेरे को बता दीजिए, दिस इज कॉल्ड रिटर्न। अब मेरा काम खत्म हो गया, मैंने सेल किया गुड्स, जीएसटी कलेक्ट किया, जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे किया और गवर्नमेंट को पूरा इंफॉर्मेशन भी दे दिया कि सर मैंने कितना कलेक्ट किया था, कितना मैंने आपका इनपुट यूज किया था, सारा डिटेल्स गवर्नमेंट के पास चला गया। मेरा काम खत्म हो गया कुशल, हाँ मेरा काम खत्म हो गया। अब किसका काम आएगा, अब गवर्नमेंट का काम चालू होगा। गवर्नमेंट बोलेगी अब जो तुमने ये रिटर्न वगैरह फाइल किया है, लेट मी ऑल्सो गो अहेड एंड डू सम स्क्रूटिनी। तो गवर्नमेंट का काम चालू होगा, गवर्नमेंट विल स्टार्ट असेसमेंट्स।
ओके, इसके पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूं। क्या हो रहा है, जीएसटी एक नया लॉ है। ये सब जब आप कर रहे हो कि सर ये इनपुट मिलेगा, क्या परचेज किया उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा क्या, सर कैसे मेरे को अपना लायबिलिटी देना है, मैं जो ये एक्टिविटी कर रहा हूं ये सप्लाई है या नहीं, सर गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया मेरे को एग्जम्पशन मिलेगा क्या। इस सब चीज में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कहां जाते हो, अभी सीए के पास जाते हो। सीए लेता है 50,000 रुपया, 30,000 रुपया, अपना इंटरप्रिटेशन लगाता है, और वो लीगल इंटरप्रिटेशन नहीं होता है, वो सीए का अपना इंटरप्रिटेशन होता है। तो गवर्नमेंट ने देखा जीएसटी एक नया लॉ है, तो अगर लोगों को कोई भी डाउट होगा तो कहां जाएंगे, तो गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बनाया जिसका नाम दिया एडवांस रूलिंग अथॉरिटी। अगर समझ लीजिए मैंने एक मोबाइल फोन परचेज किया बिजनेस के लिए, और मेरे को डाउट है कि मेरे को मोबाइल पे क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं किसके पास जा सकता हूं, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास। तो सर अगर कोई भी स्टेज में आपको क्वेश्चन है तो आप जा सकते हो इन फ्रंट ऑफ योर अथॉरिटी, जिसको बोलते हैं हम एडवांस रूलिंग। आर वी क्लियर? ये भी एक्चुअली कोई भी स्टेप पे आ सकता है, ये मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पे ये कोई भी स्टेप में हो सकता है। बेसिकली सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है जो एक्टिविटी किया वो सप्लाई है या नहीं, सर मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं, तो बाबा आपको जो भी डाउट्स वगैरह आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन आप उससे पूछ सकते हो, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी आप यही समझिए कि अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप सीए के पास मत जाइए। बाबा मैं भी सीए हूं, आई एम नॉट टेलिंग कि आप सीए के पास मत जाइए, लेकिन आप सीए के पास मत जाइए, आप गवर्नमेंट की अथॉरिटी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास जाइए, वो आपको उस क्वेश्चन का आंसर देगी और वो लीगल आंसर होगा। तो अगर आप कुछ वो एक्टिविटी करो तो फ्यूचर में डिपार्टमेंट आपको ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। आर वी क्लियर एवरीवन? तो सर यहां हमारा काम खत्म हो गया, हमने अपना सब कुछ सही किया है, रिटर्न भी लगा दिया है। अब डिपार्टमेंट का काम चालू होगा, डिपार्टमेंट असेसमेंट स्टार्ट करेगी, डिपार्टमेंट असेसमेंट स्टार्ट करेगी। अब असेसमेंट बहुत टाइप के होते हैं, सेल्फ असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट वगैरह। लेकिन मैं बोलता हूं समझ लीजिए आपने रिटर्न लगाया, फॉर एन एग्जांपल आपने क्या किया, आपने रिटर्न लगाया और ऑफिसर आपकी रिटर्न को स्क्रूटिनाइज कर रहा है। स्क्रूटिनाइज मतलब वो चश्मा नीचे करके चेक कर रहा है, और उसको कोई भी डाउट हुआ तो वो आपको क्या बोलेगा कि सर मेरे को डाउट है। मतलब डिपार्टमेंट भी तो चेक करेगा ना कि मैंने सब कुछ सही किया नहीं किया। अगर उसको कोई भी डाउट हुआ तो मेरे को बोलेगा रमेश मैंने चेक किया है और मेरे को लग रहा है कि आपको 50,000 पे करना है, 50,000 पे कर दीजिए, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर आप पे नहीं करते हो तो डिपार्टमेंट आपको बोलेगा आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। आप एक्सप्लेनेशन दोगे, अगर वो समझ गया तो ठीक है, नहीं समझा या उसको लगा कि आप बकवास एक्सप्लेनेशन दे रहे हो तो सर वो चाहे तो वो ऑडिट करेगा। ये डिपार्टमेंट का ऑडिट है। यह डिपार्टमेंट एक सीए को नॉमिनेट करेगा, जो डिपार्टमेंट नॉमिनेट करेगा, और वो सीए आके आपका स्पेशल ऑडिट करेगा। और इसके थ्रू वो क्या करेंगे, कुछ एविडेंसेस कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर डिपार्टमेंट चाहे तो सर और क्या कर सकता है, समझ लीजिए मैंने पे नहीं किया, डिपार्टमेंट आपके यहां पे इंस्पेक्शन के लिए किसी को भेज सकता है आपके प्रेमाइसेस में। ठीक है, इंस्पेक्शन करवाएगा। अगर उसको और डाउट है तो वो सर्च एंड सीजर भी करा सकता है। इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर होगा आपके प्रेमाइसेस में। यहां से भी कुछ एविडेंसेस मिलेंगे, कुछ बुक्स मिलेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। ये सब यूज करके डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपके अगेंस्ट एक डिमांड ऑर्डर इशू कर देगा। डिमांड आ जाएगा, डिमांड ऑर्डर आ जाएगा। अब जैसे ही डिमांड ऑर्डर आता है ना बाबा, 3 महीने में पे कर दो। डिमांड ऑर्डर आते ही 3 मंथ्स में पे कर दो। सर अगर मैंने पे नहीं किया तो डिमांड ऑर्डर सर विद इन 3 मंथ डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपको उल्टा लटका के, सर डिपार्टमेंट उल्टा कैसे लटकाएगा, डिपार्टमेंट ऐसे है, आप ऐसे उल्टा लटक रहे हो, ठीक है, आपके सारे पैसे निकाल लिए जाएंगे। बेसिकली डिपार्टमेंट विल स्टार्ट रिकवरी, इसको बोलते हैं हम रिकवरी। डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपके सारे पैसे निकाल लेगा। कैसे सर, आपकी प्रॉपर्टी बेचेगा, आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचेगा, सब कुछ बेच के पैसा निकाल लेगा। राइट एवरीवन? तो इसको हम बोलते हैं रिकवरी। आर वी क्लियर एवरीवन? सर एक्चुअली नहीं, हैंग अपसाइड डाउन नहीं करता है, ठीक है, ओनली फॉर क्लासरूम पर्पस। कैन वी गो अहेड एवरीवन? यस सर। डिमांड एंड रिकवरी। सर मेरे को डिमांड देना ही नहीं है, आई नो द ऑफिसर इज नॉट गुड, ही इज नॉट डन राइट विथ मी, मेरे को डिमांड देना ही नहीं है, अब मैं क्या करूं? तो बाबा एक काम कीजिए, 3 महीने में अपील में चले जाइए। तो नेक्स्ट चैप्टर आएगा अपील एंड रिविजन। मतलब सर ये जो डिमांड ऑर्डर होता है ये बेसिकली आपका ऑफिसर निकालता है, जो भी आपका ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर है
वो निकालता है, राइट। इसके अगेंस्ट में अगर आपको अपील में जाना है तो पहला अपील हमेशा अपीलेट अथॉरिटी के पास रहता है, अपीलेट अथॉरिटी। सर अगर अपीलेट अथॉरिटी भी सही नहीं दे रहा है आंसर तो बाबा आप जाइए अपने क्या किसको बोलते हैं, अपीलेट ट्रिब्यूनल। सर अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल भी मेरे को सही नहीं लग रहा है जो उसने ऑर्डर दिया तो सर आप जाइए हाई कोर्ट। सर अगर हाई कोर्ट का सही नहीं लग रहा है बाबा जाइए सुप्रीम कोर्ट। सर अगर सुप्रीम कोर्ट का सही नहीं लग रहा है बाबा और कोई ऑप्शन नहीं है। आर वी क्लियर एवरीवन? तो सर इतना ही आपको समझना है। तो सर क्या होगा, बेसिकली डिपार्टमेंट असेसमेंट स्टार्ट करेगा, राइट। डिपार्टमेंट आपने क्या किया, आपने अपनी तरफ से टैक्स पे करके रिटर्न फाइल कर दिया। अब डिपार्टमेंट क्या करेगा, डिपार्टमेंट असेसमेंट स्टार्ट करेगा। एक बार डिपार्टमेंट असेसमेंट स्टार्ट करता है उसके बाद डिपार्टमेंट समझ लीजिए स्क्रूटिनी कर रहा है। स्क्रूटिनी में आपको बोलेगा सर डिस्क्रिपेंसी है, हमने नोटिस किया है, आप पे कर दीजिए। आप पे करके क्लोज कर दिया, वेरी गुड। आपने पे करके बोला नहीं सर मैं पे नहीं करूंगा, या आपने एक्सेप्ट करके पे नहीं किया, या आपने बकवास टोटल बकवास एक एक्सप्लेनेशन दिया, तो डिपार्टमेंट बोलेगा अब मैं आपकी ऑडिट कराऊंगा, स्पेशल ऑडिट कराऊंगा, या फिर डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन के लिए एक ऑफिसर को भेजेगा आपके प्रेमाइस में, सर्च एंड सीजर करेगा, मतलब सारे सोफा वोफा फाड़ फूड़ के सब कुछ डॉक्यूमेंट ले जाएगा और ले जाके उसके बाद जो भी एविडेंसेस है वो यूज करके क्या करेगा, एक नोटिस भेजेगा आपको, डिमांड ऑर्डर, कि सर देखिए 50 लाख रुपए दीजिए अभी, अगर आपने दे दिया 3 महीने में तो वेरी गुड, सर अगर नहीं दिया तो आपको रिकवरी करेंगे। तो डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर आएगा। सर कैसे कैसे रिकवरी होता है, डिमांड कैसे आता है, कितना टाइम लिमिट है, वो सब हम समझेंगे डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर में। सर अगर डिमांड आया और मैं डिमांड से अग्री नहीं कर रहा हूं तो मैं इसे कैसे रिकवर कर सकते हैं, तो यू कैन गो फॉर ए अपील। तो नेक्स्ट अथॉरिटी आएगा अपील एंड डिवीजन। बेसिकली आप अपीलेट हायर अथॉरिटी के पास जा सकते हो, तो सर अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसके बाद अपीलेट अथॉरिटी के पास जाइए, उसके बाद आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाइए, उसके बाद आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो बाबा यहां आपका जीएसटी खत्म हो गया। इतना अगर आपने सीख लिया तो आपका जीएसटी हो गया। आर वी क्लियर? कितना बेसिक है, कुछ भी नहीं है। ओनली थिंग इज अब जो मैंने लिखा है ना ये सारे एक एक चैप्टर है। गुड्स एंड सर्विस एंड सप्लाई एक चैप्टर है, लेवी एक चैप्टर है, कलेक्ट एंड पेड एक्ट बाय टैक्सेबल पर्सन एक चैप्टर है, वैल्यू ऑफ सप्लाई एक टैक्सेबल पर्सन है, रेट ऑफ टैक्स आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे इसलिए वो नहीं पढ़ना है कि सर किस आइटम पे क्या रेट ऑफ टैक्स है, नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं क्या, राइट। दे विल नॉट टेस्ट यू ऑन दैट नॉलेज। नेक्स्ट सर टैक्स इनवॉइस कब रेज करना है, कैसे रेज करना है, कितना टाइम लिमिट होता है, डेबिट नोट कब रेज करना है, क्रेडिट नोट कब रेज करना है, सब हम डिस्कस करेंगे ऑन द चैप्टर ऑफ टैक्स इनवॉइस। उसके बाद क्या क्या अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, किसको क्या अकाउंट मेंटेन करने हैं, किसको क्या अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने हैं, सब हम डिस्कस करेंगे इन द चैप्टर ऑफ टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। सो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड में हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा अकाउंट्स मेरे को मेंटेन करना है, कौन सा अकाउंट्स मेरे को मेंटेन नहीं करना है, सर स्टॉक का डिटेल मेंटेन करना है क्या, सब कुछ आपको बताया जाएगा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड चैप्टर में। सर ई वे बिल में क्या बताया जाएगा, कब ई वे बिल कैसे जनरेट करना है, क्यों जनरेट करना है, कब जनरेट नहीं करना है, अगर जनरेट नहीं करोगे तो क्या होगा, कब ई वे बिल सिस्टम आपके लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा सिस्टम, कब डिपार्टमेंट आपको ई वे बिल अलाउ ही नहीं करता है, ऑल दोस थिंग्स विल बी डिस्कसिंग इन द चैप्टर ऑफ ई वे बिल। सर उसके बाद लायबिलिटी, सर मेरा लायबिलिटी कब आएगा, मेरे को कब देना है गवर्नमेंट को। सर अगर मैं सप्लायर ऑफ गुड्स हूं तो आपका लायबिलिटी डिफरेंट वे से कैलकुलेट होगा, अगर मैं सप्लायर ऑफ सर्विस हूं तो आप मेरा लायबिलिटी डिफरेंट वे से कैलकुलेट होगा। अगर मैं लायबिलिटी हो गया उसके बाद सर इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो मैं परचेस करता हूं उसको मेरे को क्रेडिट मिलता है। सर गुड्स का भी मिलेगा, सर सर्विसेज का भी मिलेगा, कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा। तो गवर्नमेंट विल टेल यू कि किस किस चीजों का आपको इनपुट मिलेगा, किन किन चीजों का इनपुट आपको नहीं मिलेगा, किन किन चीजों का इनपुट आपको 100% मिलेगा। अगर आपने कोई चीज पार्शियली यूज किया बिजनेस में तो पार्शियली मिलेगा। ऑल दोज थिंग्स, सर क्या क्या कंडीशन है मेरे को फुलफिल करनी है, ऑल दोज थिंग्स हम सीखेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में। पेमेंट, सर पेमेंट जब कर रहे हो सर मैं क्रेडिट कितना यूज कर सकता हूं, कौन सा क्रेडिट मैं कैसे यूज करूं, ऑल दोस थिंग्स विल बी लर्निंग इन द चैप्टर ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस। आर वी क्लियर? सर कौन कौन सी चीजें मेरे को कैश में ही पे करनी है, कैश लेजर में कैसे डिपॉजिट करना है, ऑल दोस थिंग्स विल बी लर्निंग इन द चैप्टर ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस। उसके बाद चैप्टर आएगा रिटर्न, उसमें सर मेरे को क्या क्या रिटर्न लगानी है, एनुअल रिटर्न क्या होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे इन द चैप्टर ऑफ रिटर्न्स। सर कभी कभी रिटर्न लगाने के लिए ना आपको जीएसटी प्रैक्टिशनर का हेल्प लेना पड़ता है।
तो सर हम डिस्कस करेंगे कि जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन होता है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट के साथ ये एनरोल कैसे करता है, ऑल दोस थिंग्स विल बी डिस्कसिंग इन जीएसटी प्रैक्टिशनर। उसके बाद लास्ट चैप्टर आ जाएगा एडवांस रूलिंग। अपनी तरफ से अगर कोई भी डाउट है तो आप एक अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हैं, जिस अथॉरिटी का नाम है एडवांस रूलिंग अथॉरिटी। और बाबा अथॉरिटी को आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो और अथॉरिटी आपको आंसर देगी। और अगर अथॉरिटी ने एक बार बोल दिया कि रमेश इस पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, तो आपको मिलेगा बाबा। आपका जुरिडिक्शनल ऑफिसर आपको मना नहीं कर सकता है इनपुट। जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उसका एक लीगल आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट सर, अब डिपार्टमेंट क्या करेगा? डिपार्टमेंट अपनी तरफ से असेसमेंट चालू करेगा। कोई भी डाउट है तो ऑडिट करवाएगा, स्पेशल ऑडिट भी करा सकता है। अगर डिपार्टमेंट चाहे तो ऑफिसर को भेजेगा, आपके प्रेमाइसिस का इंस्पेक्शन कराएगा, सर्च कराएगा, सीज करा सकता है डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, गुड्स पे अगर आपने जीएसटी नहीं दिया है तो सीज भी हो सकते हैं। उसके बाद ये सबको एविडेंस की तरह यूज करके वो एक डिमांड ऑर्डर भेजेगा आपको। उसके बाद आपको डिमांड पे करनी है। अगर आप पे नहीं करोगे तो वो रिकवरी स्टार्ट कर देंगे। सर रिकवरी, आर वी क्लियर? उसके बाद सर अगर मेरे को रिकवरी नहीं करवानी है, मेरे को अपील में जाना है, तो आप अपील में जाइए बाबा। जो पहला अपील है वो अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। आर वी क्लियर एवरीवन? देखिए मैंने चार्ट बुक का अगर आप फ्लो देखोगे तो मैंने सारे चैप्टर्स का एक फ्लो दिया है, ठीक है। अब अगर आप यहां आ जाओ, लास्ट में हमने अपील से डिवीजन तक पढ़ा है। बीच बीच में कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स आएंगे इधर उधर, जिनको मैं लिंकिंग में समझा दूंगा। ये प्रिंसिपल चैप्टर्स रहेंगे, ये अपने प्रिंसिपल चैप्टर्स रहेंगे जो हम समझने वाले हैं। सर अगर आप देखो तो एक कुछ चैप्टर है लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस। फॉर एन एग्जांपल, एक फादर एक्सपायर्ड हो गया, तो अब उसका लायबिलिटी कौन पे करेगा? ऑफ कोर्स जो ट्रांसफर होगा, जो कैरी फॉरवर्ड करेगा वो पे करेगा। ऑल दोस थिंग्स। सर समझ लीजिए एक पर्सन अपने बिजनेस ट्रांसफर कर रहा है तो कौन पे करेगा? सर समझ लीजिए एक माइनर है, उसका बिजनेस गार्जियन कैरी फॉरवर्ड कर रहा है तो कौन लायबिलिटी पे करेगा? गार्जियन पे करेगा, माइनर पे नहीं करेगा। तो ऑल दोस थिंग्स आर टोल्ड इन द चैप्टर ऑफ लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस। टोटल बकवास चैप्टर, टीबी बाबा, टोटल बकवास। कैन वी गो अहेड एवरीवन? नेक्स्ट, उसके बाद ऑफेंसेस एंड पेनल्टी। देखिए बाबा, जब भी एक लॉ को गवर्नमेंट मेंटेन करता है, अगर आप बाइक में हेलमेट नहीं पहन रहे हो तो पेनल्टी लगेगा, करेक्ट। फुटपाथ पे चला रहे हो तो पेनल्टी लगेगा, 100 रुपया 200 रुपया जो भी है, करेक्ट। मेरे को मालूम नहीं है एग्जैक्ट, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं हर एक लॉ को मेंटेन करने के लिए अप्रोप्रिएट ऑफेंस के लिए पेनल्टी होना जरूरी है। हर एक ऑफेंस के लिए अगर पेनल्टी नहीं होगा तो लोग अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, गवर्नमेंट बोला है मैं मेंटेन नहीं करूंगा, तो गवर्नमेंट ने जो बोला है ताकि आप करो वो चीज, तो गवर्नमेंट हर एक ऑफेंस के लिए एक पेनल्टी, ऑफेंस मतलब जो आप वायलेशन ऑफ एक्ट या रूल कर रहे हो उसके लिए क्या आपको पे करना पड़ेगा। तो सर हम सीखेंगे पेनल्टी चैप्टर में, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। कभी कभी क्या होता है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है अगर आपका ऑफेंस बहुत बड़ा है। नेक्स्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई एक चैप्टर आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जीएसटी पे क्या इंप्लीकेशन पड़ता है? अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो जीएसटी आता है क्या? एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जीएसटी आता है क्या? ऑल दोस थिंग्स विल बी लर्निंग इन दिस। सर मैंने गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा दे दिया तो बाबा वापस मांग लो। जब वापस मांगोगे गवर्नमेंट से तो क्या प्रोसेस रहेगा, कब आपको गवर्नमेंट वापस देगी, कब आपको गवर्नमेंट वापस नहीं देगी, क्या क्या सिचुएशंस में आपको सीए सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो जाएगा, ऑल दोस थिंग्स विल बी लर्निंग। कि सर गवर्नमेंट को पहले मेरे को अप्लाई करना है कि सर मैंने आपको एक्स्ट्रा दे दिया, 12% ही देना था, 18 दे दिया है, मेरे को वापस दीजिए। तो गवर्नमेंट बोलेगी तूने तो कस्टमर से लेके दिया है, तो गवर्नमेंट कस्टमर को देगी। ऑल दोस थिंग्स विल कम इनटू पिक्चर इन द चैप्टर ऑफ रिफंड्स। कि सर आपके फंड थे गवर्नमेंट के साथ ब्लॉक्ड है, आप अगर वापस चाहते हो तो रिफंड चैप्टर में हम बताएंगे कि कैसे आपको वापस अपना फंड क्लेम करना है। तो आपको एप्लीकेशन फाइल करना होगा, गवर्नमेंट प्रोसेस करेगा, उसके बाद पेमेंट आएगा। नेक्स्ट, अगर आप एक टूरिस्ट हो जो इंडिया के बाहर जा रहे हो वापस, बिकॉज गुड्स वापस बाहर जा रहे हैं, डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया, गवर्नमेंट बोलता है हम उनका टैक्सेस वापस दे देंगे, जो टूरिस्ट ने दिया है उनको उनका टैक्सेस वापस दे देंगे। ऐसा कुछ स्टोरी है, लेकिन फुल फ्लेजेड अभी रिफंड और टू टूरिस्ट अप्लाई नहीं हुआ है। जितना अप्लाई एप्लीकेशन है हम इस चैप्टर में सीख लेंगे। द लास्ट चैप्टर इज मिसलेनियस टॉपिक, जो हम मिसलेनियस टॉपिक में सीखेंगे। राइट एवरीवन, हियर वी आर डन विथ योर जीएसटी का फ्लो। जीएसटी का फ्लो हमने समझ लिया है, तो सर एक बार क्विकली बोल दीजिए जीएसटी का फ्लो। एवरीवन विथ मी, आपको मेरे साथ बात करना है। आप जितना मेरे साथ इन्वॉल्व रहोगे, क्लास में बात करोगे, उतना सब कुछ इजीली गल्प इन होगा, आराम से जाएगा। एवरीवन, फर्स्ट थिंग आपको जानना है जीएसटी में कि गुड्स एंड सर्विस क्या होता है। सर अगर मेरा एक्टिविटी गुड्स एंड सर्विस में है तो सर मेरे को देखना है कि मेरा एक्टिविटी सप्लाई में फॉल हो रहा है क्या,
सर अगर सप्लाई में फॉल हो रहा है तो मैं आपको इसको थोड़ा प्रमोट करूंगा। आप तो सप्लाई दो टाइप के होते हैं, एक इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है, एक इंटर स्टेट सप्लाई होता है। सर इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट का क्या डिफरेंस हुआ? सर इंट्रा स्टेट सप्लाई जो है ना, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट, इंटर स्टेट मतलब आउटसाइड द स्टेट। जब भी आप विद इन द स्टेट सप्लाई कर रहे हो जनरली, तो सर क्या अप्लाई होगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सर क्या इंपोज हो जाएगा मेरे पे? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो मेरे को कलेक्ट करना है सीजीएसटी एसजीएसटी और देना है। सर अगर मैं इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा हूं, डिफरेंट स्टेट डिफरेंट यूटी में, कर्नाटका टू तमिलनाडु, तो सर मेरे ऊपर क्या इंपोज होगा? आईजीएसटी। तो मेरे को कलेक्ट क्या करना है? आईजीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना है। तो सर जो भी हो आप पे जीएसटी लेवी हो जाएगा। इस केस में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लेवी होगा, इस केस में आईजीएसटी लेवी होगा। आर वी क्लियर? जो भी हो जीएसटी लेवी हो जाएगा। एक बार जीएसटी लेवी हो गया तो सर उसके बाद मेरे को अब क्या करना है? कलेक्ट एंड पे। तो इट हैज टू बी कलेक्टेड। दो चीज हमेशा याद रखना, इंपोजिशन एंड कलेक्शन। इंपोजिशन हर एक गुड्स एंड सर्विस पे होगा, लेकिन कलेक्शन गवर्नमेंट कभी कभी एग्जाम कर देती है। आर वी क्लियर? कलेक्टेड एंड पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। सर अब मेरे को कलेक्ट एंड पे करना है, तो गवर्नमेंट को मैं क्या बोलूंगा? सर जीएसटी कैलकुलेट कर कैसे करूं? गवर्नमेंट बोलेगी जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ टैक्स। तो सर कौन से वैल्यू पे कलेक्ट करूं, कितना रेट लगाऊं? तो गवर्नमेंट बताएगी आपको कौन से वैल्यू पे कलेक्ट करना है, इनटू रेट ऑफ टैक्स। सर अगर आपको वैल्यू मालूम है तो आप कलेक्ट कीजिए। समझ लीजिए 10,000 इंटू 18% रेट है, तो सर आप कलेक्ट कैसे करोगे? आप टैक्स इनवॉइस इशू कीजिए, डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी इशू कर सकते हो। कभी कभी कोई कोई सिचुएशंस है जो हम सीखेंगे। सर अगर आपने एक बार टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया तो गवर्नमेंट बोला रमेश अब गुड्स भेज दीजिए, तो दो चीजें आएंगी साइमल्टेनियसली। आपको अकाउंट्स भी मेंटेन करना है, प्लस आपको गुड्स भेजना है अदर पर्सन को विद द हेल्प ऑफ ए ई वे बिल। ये फ्लो आपको एकदम इजीली याद रहना चाहिए हमेशा, ताकि आपको जीएसटी का फ्लो हमेशा याद रहे। सर अगर आप अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लेते हो, अब गवर्नमेंट बोल रहा है क्या वेट कर रहे हो आप? लायबिलिटी टू पे हैज कम। मेरा लायबिलिटी आ गया है, तो लायबिलिटी में कैसे कब दूं? जब मेरा टाइम बैड आ गया, टाइम ऑफ सप्लाई पे आपको लायबिलिटी पे करना है। सर आप लायबिलिटी कैसे पे करोगे? आप पहले अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज कीजिए, रिमेनिंग अमाउंट आप पेमेंट कर दीजिए। सर एक बार पेमेंट कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? आपको रिटर्न फाइल करना है, करेक्ट? अगर रिटर्न में आपको कोई हेल्प चाहिए तो जीएसटी प्रैक्टिशनर आपको हेल्प कर सकता है। इतना अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो ऑलमोस्ट 70% ऑफ योर जीएसटी इज डन। सर अगर मेरे को स्टेज में कोई भी डाउट्स वगैरह है तो क्या करूं? तो बाबा एक अथॉरिटी है जिसको बोलते हैं एडवांस रूलिंग। आप एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास जाइए, वो आपको आंसर कर देगी। सर इतना में मेरा काम खत्म हो गया, अब डिपार्टमेंट का काम चालू होगा। डिपार्टमेंट असेसमेंट करेगी, डिपार्टमेंट ऑडिट स्पेशल ऑडिट करेगी, देन सर इंस्पेक्शन करवा सकती है डिपार्टमेंट, सर्च एंड सीजर हो सकता है, और इससे जो एविडेंसेस मिले उसका यूज करके डिपार्टमेंट मेरे को एक शो कॉज नोटिस देगी और एक डिमांड ऑर्डर आ जाएगा। एक बार डिमांड आ गया आप पे कर दीजिए, नहीं पे करोगे रिकवरी होगा। ठीक है सर, अगर मेरे को इसके अगेंस्ट जाना है तो मैं अपील में जा सकता हूं। हियर वी आर डन विथ योर जीएसटी का फ्लो। इसके अलावा सर इतना ही जीएसटी है, इसके अलावा कुछ कुछ छोटे मोटे चैप्टर्स हैं जो मैंने यहां पे लिखे हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आर वी क्लियर एवरीवन? सर ये जो पिक्चर्स है इनका क्या रिलेवेंस है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है कस्टम्स का फ्लो। बाबा कस्टम्स का फ्लो भी बहुत इजी है। एक बार आप जीएसटी का पूरा जब ओवरव्यू सीख जाओगे उसके बाद हम कस्टम्स का फ्लो पढ़ेंगे, इट विल बी वेरी इजी। पहले हम जीएसटी से स्टार्ट करेंगे, राइट एवरीवन? तो जो पहला पहला चैप्टर आएगा इट इज कॉल्ड जीएसटी इन इंडिया एन इंट्रोडक्शन। जीएसटी इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले हम इंट्रोडक्शन सीखेंगे, ओवरव्यू लेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे कि जीएसटी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, कौन ऑफिसर क्या ऑफिसर वगैरह हम सीखेंगे इन द फर्स्ट चैप्टर। बट पहला चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा आफ्टर ए क्विक ब्रेक। हम लोग एक क्विक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम अपना पहला चैप्टर करेंगे
जीएसटी इंट्रोडक्शन ओवरव्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम आवर चार्ट बुक एवरीवन। चलिए बाय गाइस।